जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास नंबर 35। और डेली आपको ये क्लास सुबह दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। 15 नंबर की साइंस आपकी हरियाणा ग्रुप डी में पूछी जाएगी। वहीं आपकी साइंस 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस के अंदर भी पूछे जाते हैं, मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बाकी क्लासेज का टाइम डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स चली हुई है 1 तारीख से। उसके अंदर मैं आपको बजट भी कराऊंगा हरियाणा का पूरा हरियाणा की जितनी भी करंट अफेयर्स, जितनी भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, एक दिन में 1 महीने की करंट अफेयर्स आपको करवाई जा रही है। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे। और मेरे दोस्तों, हरियाणा के स्टूडेंट यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट चलाया हुआ है। 100 दिन 100 मॉक टेस्ट चलेंगे डेली रात को 9 बजे। डेली मॉक टेस्ट होता है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 230 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। भूपर पट्टी में खनिजों के रूप केवल कार्बन की मात्रा कितनी है, यानी कि भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में कार्बन की मात्रा कितने % पाई जाती है? 0.02। कार्बन की मात्रा भूपर पट्टी में बहुत कम होती है। ज्यादातर कार्बन कार्बोनेट चट्टान यानी कि जैसे चूना पत्थर और जीवाश्म अवशेषों में पाया जाता है। तो कितने %? 0.02%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन। देखिए, ये कार्बन की सेल 1, 2, 3। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कितना होता है? 2 और 4 होता है। जबकि इसके बाहरी कोश में, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बीच में यहाँ पे 3 लिखा गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों द्वि आबंध आएगा, 2 पाएंगे। ठीक है, 2 लगाओगे आप। O2 यानी कि ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 साझा इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए इनके बीच में 2 आबंध पाए जाते हैं। द्वि आबंध लगाओगे भाई। ठीक है, O2 के बीच में द्वि आबंध भाई। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु का जो एल कोश है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन की परमाणु जो संख्या होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो इसे अपना एटॉमिक नंबर 6 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, इसके जो एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसकी एल कोश होती है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। और इसको 2 और चाहिए होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो बी आएगा भाई। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं? हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 3 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन में प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 3 साझा यानी कि सह संयोजक बंध बनाता है। इन्हें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, each nitrogen atoms form 3 shared covalent bonds to achieve 8 electron in valence shell. A nitrogen molecule has 3 covalent bond. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को क्या बोलते हैं? द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम के बीच में, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है, और उससे जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, सहसंयोजी आबंध बोलेंगे भाई। इन कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में, एंड इट इज यूजुअली फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स, यानी कि ये ज्यादातर जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये नॉन मेटल एटम के बीच में बनते हैं।
टू एटम शेयर्ड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी के लिए। भाई दो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो अस्थिर बने रहें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सहसंयोजी यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो एटम होते हैं और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, उनका जो क्वथनांक और जो गलनांक है यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, क्योंकि एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और उसके ऊपर जो पार्टिकल चार्जेज हैं, चार्जेज पार्टिकल हैं, वो बनते हैं। तो और ऐसे जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे वे विद्युत के, इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। निम्नलिखित में से सहसंयोजी आबंध के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। भाई सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है दीज कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद मॉलिक्यूल्स। इनके अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है। देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। इनका अंतर अणुक बल कमजोर होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। दीज कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी सही हैं। दो परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक या एक से अधिक युग्म की साझेदारी द्वारा आबम बनाते हैं। यानी कि टू एटम शेयर वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाने के लिए जो दो एटम है शेयर करते हैं एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरा में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन चार अन्य जो कार्बन परमाणु हैं उनसे आबंधित होता है। तो जिसे कौन सी संरचना प्राप्त होती है? ये बोल रहे कि एक डायमंड के अंदर, इन ए डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स विच रिजल्ट इन ए, यानी कि स्ट्रक्चर थ्री आर्मी, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होती है। in which each carbon atoms form covalent bonds with 4 other carbon atoms। यानी कि जिसके अंदर एक जो कार्बन एटम है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4 अन्य कार्बन एटमों के साथ में। तो उससे कैसी संरचना बनती है? 3 डायमेंशनल। तो जो हीरा होता है उसकी संरचना त्रियामी होती है, 3 डायमेंशनल होती है। क्यों होती है? इसका कारण है क्योंकि हीरे के अंदर जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अदर 4 कार्बन के साथ में। ग्रेफाइट में कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिसे कौन सी संरचना प्राप्त होती है? इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन विच रिजल्ट इन ए हेक्सागोनल। भाई ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे पेंसिल के अंदर भी ग्रेफाइट यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये बोले कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। पहली स्टेटमेंट सही है। हीरा सबसे कठोर होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, बिल्कुल ये भी सही है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज ग्रेफाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। डायमंड हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वेयरएज ग्रेफाइट हैज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। भाई जो हीरा जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है ग्रेफाइट? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे होगे ये डायमंड की स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर सी। भाई हीरा जो होता है विद्युत का बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है, कुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट
निम्न में से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? हु सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया? राइट ऑप्शन रहेगा वोहलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए जो अमोनियम साइनाइड है NH4OCN, अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला है NH4OCN। जब आप इसको गर्म करोगे तो मेरे दोस्तों NH2 ये आपको क्या देगा? NH2CNH2 यानी कि यूरिया देगा, यूरिया का फॉर्मूला है। आपको ये NH2 मिलेंगे, 2 अमोनिया मिलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन उनके साथ में रहेगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज कंसिडर्ड ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो प्रयोग किया गया था वोलर के द्वारा, ये केमिस्ट्री के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। 1828 में वोलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण करके पहला कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेन या इथीन अमंग द फॉलोइंग? तो इथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2, C2H4 और C2H4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एथेन क्या है? पहली बात तो एक एल्कीन है जिसमें एक दोहरा यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन क्या बनेगा? C2H4 एथेन का फॉर्मूला होता है। इथेन इज एन एल्कीन विच कंटेन्स ए डबल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कोल्ड? उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। भाई हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बनते हैं, जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट, अक्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ये इसमें पूछा है कि जो एल्केलाइन पोटेशियम जो परमैंगनेट है और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल इन एसिड, अल्कोहल को अम्ल में एसिड में क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। इसलिए दे ऐड ऑक्सीजन टू द इनिशियल सबस्टांस, यानी कि ये जो इनिशियल सबस्टांस के अंदर ऑक्सीजन जोड़ते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सबस्टांस दैट ऐड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग सबस्टांस। भाई ऑक्सीजन, जो पदार्थ ऑक्सीजन जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक बोलेंगे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे मेरे दोस्तों एक KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये कैसा है? एल्केलाइन है। ठीक है, तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे यानी कि इसके साथ में जब हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और KMnO4 है और ये अल्कोहल है। ठीक है, जब हम अल्कोहल के अंदर KMnO4 डालेंगे और इसको ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो हमें ये एसिडिक प्राप्त होगा, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड कीटोन, यानी कि K2Cr2O7। नेक्स्ट, संकलन अभिक्रिया में पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर क्या देते हैं? ये बोल रहे हैं कि इन एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम और निकल, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन टू गिव संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब है PD एंड Ni भाई। ठीक है, यानी कि पैलेडियम और निकेल, PD से पैलेडियम और निकल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, जैसे ये कार्बन कार्बन है, जब इसके साथ में जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और साथ में कैटलिस्ट करेंगे इसका पैलेडियम और निकल के साथ में, तो ये क्या बना देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देंगे, यानी कि कार्बन के साथ में
दो दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलाकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? विच टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन एयर? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीन फ्लेम, यानी कि स्वच्छ ज्वाला, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस क्लीन ब्लू फ्लेम ऑन कंप्लीट कंबशन। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलाकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? ये काले धुएं वाली पीली ज्वाला, भाई धुआं भी निकलेगा काला और पीली, येलो स्मोकी फ्लेम, येलो स्मोकी फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस ए ब्लू फ्लेम व्हेन बर्न्ट इन एयर ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। भाई नीली ज्वाला तो नहीं बोलेंगे हम, इसको काले धुएं वाली पीली ज्वाला, भाई ठीक है, काले धुएं वाली पीली ज्वाला। तो यहाँ पे नीला लिखा है, तो नीला तो कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? स्वच्छ ज्वाला नीली संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त काले धुएं वाली पीली ज्वाला। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स? जैसे ये वेजिटेबल्स ऑयल है, वेजिटेबल्स ऑयल, तो कौन से कैटालिस्ट का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर प्रयोग किया जाता है निकेल का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे हम क्या बना देते हैं? वनस्पति घी बना देते हैं। Nickel is used as a catalyst in the hydrogenation of vegetable oil to convert liquid oil into solid fat, यानी कि वनस्पति घी बनाने के लिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, जैसे वनस्पति तेल है तो हाइड्रोजन के साथ में इसका क्या कर दिया? हाइड्रोजनीकरण कर दिया। तो निकल का उपयोग किया जाता है कैटालिस्ट उत्प्रेरक के रूप में, जिसमें जो तरल तेल है वो ठोस वसा यानी कि सॉलिड फैट के अंदर, वनस्पति घी के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से भोजन पकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भोजन पकने के लिए या पकाने के लिए यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन का। भी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोजन पकाने के लिए हाइड्रोजन गैस, विशेषकर असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो आप एलपीजी वगैरह वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि ये स्वच्छ नीली ज्वाला ये देती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH4 यानी कि मीथेन, Cl2 यानी कि क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में CH4 Cl2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये बोले कि जो CH4 है, CH4 मीथेन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में, ये सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, जब हम CH4 की और Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3Cl बनाएगा। भाई प्लस में क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यह विक्रिया प्रकाश की स्थिति में होती है, जिसे क्या होता है? क्लोरीनेशन होता है। सूर्य की प्रकाश की स्थिति में क्या होता है? क्लोरीनेशन। तो CH3Cl ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं मिथेन क्लोराइड बनाएगा ये। एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने के अंदर एथेनॉल का उपयोग किया जाता है? टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक या उपयुक्त सभी? देखो, टिंचर आयोडीन का प्रयोग, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से क्या बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। एथेनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड टॉनिक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, देखिए जो एथेनॉल है उसको किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में जल के अंदर मिलाया जा सकता है। एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर, अगर आप एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लोगे तो नशा आ जाता है भाई। ठीक है, और अल्कोहल पीना तो बुरी बात है भाई। ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर आजकल अल्कोहल का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और जो शुद्ध जो एथेनॉल है, जिसको हम परिशुद्ध अल्कोहल बोलते हैं, अगर थोड़ी सी भी मात्रा लेगी तो आपके लिए वो काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करने से क्या होगा? धीमा उपापचयी प्रक्रिया यानी कि स्लोज डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस, वीकन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा, सोचने और समझने की क्षमता में कमी, डिक्रीजेज एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी भाई। तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल फॉर बोथ बॉडीज एंड पेन। तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा, धीमा उपापचय यानी कि जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिक प्रोसेस आपका भाई स्लो डाउन हो जाएगा, सोचने और समझने की क्षमता में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अल्कोहल को पीने से व्यक्ति में अंधापन तथा मृत्यु भी हो सकती है? कौन सा अल्कोहल पीने से व्यक्ति में अंधापन तथा मृत्यु भी हो सकती है? मेथेनॉल भाई। ठीक है, क्या पीने से? मेथेनॉल पीने से भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेथेनॉल। वुड अल्कोहल जिसको बोलते हैं, इस मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। मेथेनॉल अत्यंत विषैला होता है, ठीक है, यानी कि हाईली टॉक्सिक होता है। इसके सेवन से ऑप्टिक नर्व को नुकसान होता है। इट डैमेज द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस, कैन बी फैटल इफ कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मिथेनॉल। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड में निम्न में से किस एसिड ग्रुप से संबंधित है भाई? इसने पूछा कि जो एसिटिक अम्ल है किस अम्ल समूह से संबंधित है? ये है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक एसिड हैज द केमिकल फॉर्मूला CH3COOH। इट कंटेन्स द COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। सो इट इज बिलोंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किस अम्ल को अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? अल्कोहल, कार्बनिक एसिड या एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसके अंदर भाई एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड यूज टू प्रेजर्वेटिव इन पिकल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? सिरका भी बोल देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सिरका भाई। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्ल की तुलना में अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिड एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। तो ये दुर्बल होता है मेरे दोस्तों। दुर्बल का मीन्स वीक होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैं बात करूं एसिटिक एसिड, ये कमजोर अम्ल होते हैं, जबकि जो खनिज हैं जैसे HCl, H2SO4 ये कैसे होते हैं? वीक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं, पार्शियल आयोनाइज वाटर के अंदर भाई आयोनाइज हो जाते हैं, पार्शली होते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल जैसे CH3COOH। वहीं पे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइजेशन होते हैं वाटर के अंदर। HCl, H2SO4 मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका डी जो है बी करेक्ट हो जाएगा, वीक होते हैं। निम्न में से किसका उपयोग इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए परफ्यूम एंड फ्लेवर प्रोड्यूसिंग एजेंट भाई? जैसे आप परफ्यूम वगैरह वगैरह मारते हैं तो उसके अंदर फ्लेवर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एस्टर का उपयोग किया जाता है भाई, एस्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एस्टर क्या होता है? सुगंधित और स्वादिष्ट कंपाउंड होता है जिनका उपयोग इत्र, फलों के स्वाद और फ्लेवर बनाने के अंदर होता है। ये एस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है, COOR-। इथाइल एसीटेट जैसे एग्जांपल है, उदाहरण के लिए फलों की खुशबू के अंदर इथाइल एसीटेट होता है। मिथाइल एसीटेट जो है मीठी सुगंध देता है। एस्टर में सुगंध और स्वाद गुण होते हैं। इत्र फ्लेवर फलों के स्वाद में उपयोगी होता है। इंडस्ट्री में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, एस्टर का उपयोग भी। साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? सोप रिएक्ट्स विद विच सॉल्ट इन हार्ड वाटर? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या ए और बी दोनों? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से कर लेता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, यानी कि जो कठोर जल होता है
जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम यानी कि Ca2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं, जिनसे साबुन की अभिक्रिया होकर के अघुलनशील यानी कि झाग बनते हैं भाई। ठीक है, जैसे RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है तो झाग बनाएंगे, यानी कि वो क्या होंगे, वो झाग अघुलनशील होंगे, झाग घुलते नहीं है। कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन के साथ अभिक्रिया करके झाग बनाते हैं, जिससे सफाई की क्षमता कम हो जाती है। सोडियम लवण इस प्रकार की एगुलेशन झाग नहीं बनाते हैं, कठोर जल में झाग नहीं बनता है भाई। ठीक है, कठोर जल में झाग नहीं बनता। तो साबुन कठोर जल में किन लवणों से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से करता है। लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है, द सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड आर कॉल्ड, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिटर्जेंट भाई। सल्फोनिक एसिड के लवण आपके जो दिनचर्या दैनिक जीवन में अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट के रूप में, साबुनों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। द सोल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड आर कॉल्ड डिटर्जेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि जो वेन्स हैं यानी कि जो सिराएं हैं, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, व्हाइल आर्टरीज कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ठीक है, क्या ये बात सही है। ठीक है, देखिए जो धमनी होती हैं और जो सिराएं होती हैं यानी कि जो वेन्स होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं, धमनी वे रुधिर सिराएं होती हैं। पहली बात तो मेरे दोस्तों आर्टरीज, आर्टरीज किसको बोलते हैं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है, ये इकट्ठा नहीं करती है, ये गलत दिया है इसमें। ठीक है, और जो धमनी होती है जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर्टरी है, ये क्या मेरे दोस्तों सिराएं हैं। तो जो आर्टरीज हैं वो आपके ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, अंगों तक लेकर जाती हैं। ठीक है, और जो धमनी होती है, जो आर्टरीज होती है, उसकी जो भित्ति होती है, उसकी जो वाल होती है, मोटी भी होती है और लचीली भी होती है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट से हाई प्रेशर से निकलता है। ठीक है, लेकिन जो सिराएं हैं, वेन्स क्या काम करती हैं, विभिन्न अंगों से ब्लड इकट्ठा करके वापस हृदय के अंदर लेकर आती हैं। ठीक है, वापस हृदय में सिराएं क्या काम करती हैं, विभिन्न अंगों से एक जो ब्लड है उसको इकट्ठा करके वापस हृदय में लेकर आती हैं। तो ये गलत है, यानी कि ये डेफिनेशन उल्टी पुल्टी दी है बस। लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे तरल उत्तक भी कहते हैं। लिम्फ इज अनदर फ्लूइड व्हिच असिस्ट इन ट्रांसपोर्ट आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। जैसे आप लसिका वाहिना इसके अंदर आप देख रहे होंगे, लिम्फ है ये। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट एब्जॉर्ब्ड बाय विली एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज डन बाय लिप। पाचित और अक्षुद्रांतर के द्वारा उस अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है, ये भी सही है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी इसके अंदर सही है। निम्न में से गलत कथन बताना है। गलत कथन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला बोले कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन द रिलीज ऑफ एनर्जी इज मच मोर देन इन अनएरोबिक रिस्पायरेशन। भाई एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू अनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये बात मेरे दोस्तों सही है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ये बोले कि वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, जिस प्रक्रिया में, जिस प्रोसेस में वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अनएरोबिक रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच शुगर इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को तोड़ा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी के सभी सही हैं, कोई भी इसके अंदर गलत नहीं है। निम्नलिखित कथनों के देखिए डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से सही कथन की आपको पहचान करनी है। पहला क्या बोल रहे हैं, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हैज ए लिक्विड मीडियम
कोल्ड प्लाज्मा इन विच सेल आर सस्पेंडेड। भाई रुधिर एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कि जो लिक्विड होता है ब्लड के अंदर उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, निलंबित होती हैं। रुधिर भोजन, ऑक्सीजन और वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। तो दोनों के दोनों कथन इसके अंदर क्या है, सही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, इनके क्या क्या ब्लड में पाया जाता है, WRBC पाई जाती है, WBC पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है और प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर दीजिए। पहली स्टेटमेंट क्या है, When we inhale our diaphragm moves upward। जब हम श्वास लेते हैं हमारा डायफ्राम ऊपर उठती है। ठीक है, और इसमें से आपको बताना कौन सा है कि कौन सा कथन इसके अंदर सत्य है। ठीक है, ये बोला कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्या बोला है, एल्वेली प्रोवाइड्स, यानी कि जो कुपिका होती है एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे ये एल्विए कुपिका, टिनी एयर सेक्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, गैसों के विनिमय का स्थान होता है, ये भी सही है। ठीक है, और लंग्स ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के अंग हैं। कैलिप्रीज, रुधिर कृपा वाहिकाएं, ब्लड वेसल अराउंड एल्वियली कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी सेल, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती है। डायफ्राम भाई हेल्प इन ब्रीथिंग, श्वसन में सहायता करता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ब्लड इन कैपिलरीज ऑफ द एल्वियली कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलर एयर इन द बॉडी सेल। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विषमपोषी जीव के उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखिए विषमपोषी कौन से होते हैं, जो यीस्ट हो गया, जैसे मशरूम हो गया, कवक हो गया, जो खुद अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोल देंगे, विषमपोषी बोल देंगे, यानी कि हीट्रियोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हम बोल देंगे। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल उसका नहीं है, तो इसमें से एग्जाम्पल भाई विषमपोषी इनमें से कौन सा नहीं है, शैवाल नहीं है भाई। ठीक है, ईस्ट, मशरूम और कवक भोजन तैयार नहीं करते, ये विषमपोषी हैं। शैवाल खुद अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए विषमपोषी नहीं है। शैवाल क्या करते हैं, एल्गी क्या करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते उसको हम नॉन हीट्रियोट्रॉपिक बोलेंगे, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसको समपोषी बोल देंगे भाई। ठीक है, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, फंगस हो गया, ये सब क्या है, विषमपोषी हैं भाई, हीट्रियोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। जबकि एल्गी यानी कि शैवाल क्या है, विषमपोषी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं या लार्ज अमाइलेज कहते हैं। ये बोला कि जो स्लीवा होती है उसके अंदर एंजाइम होता है जिसको हम स्लीवेरी एमिलाइज बोलते हैं, और इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, और यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। मुंह से अमाशय तक भोजन गर्सिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू दी इसोफेगस। ये बोल रहा है कि आपके मुंह से जो भोजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्टोमक तक, वो किसके द्वारा, इसोफेगस के द्वारा। अक्षुद्रांतर आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। क्या अक्षुद्रांतर आहार नाल का पूछा गया कि क्या सबसे छोटा भाग होता है, ये तो मेरे दोस्तों बड़ा भाग होता है भाई, ये तो गलत है। घास खाने वाले शाकाहारी को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी अक्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। हर्बी वायरस एनिमल जो जुगाली वाले हैं उनको ग्रास पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेलुलोज भाई। ठीक है, इनको लंबी अक्षुद्रांत की आवश्यकता होती है भाई। तो पहला, दूसरा और चौथा इसके अंदर सही है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर क्या है, गलत है। जैसे आप मुंह से आपका भाई ये लार ग्रंथि है, स्लिवेरिया ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये आपकी गर्सिका है, इसोफेगस आपके भोजन को मुंह से ले जाने तक का, मुंह से स्टोमक तक ले जाने का काम करती है। स्टोमक यानी कि अमाशय है, अमाशय के नीचे में मेरे दोस्तों ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये फिर दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अक्षुद्रांतर आहार नाल का सबसे छोटा भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर भाई कौन सबसे छोटा भाग है, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। बाकी इसके अंदर सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही, क्योंकि क्षुद्रांतर जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय एक वृहद अंग है। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड कम्स इन। ये बोला कि जो स्टोमक एक लार्ज ऑर्गन होता है जो एक्सपेंड हो जाता है जब फूड इसके अंदर, जब भोजन इसके अंदर आता है। ये तो सही है भाई, आप जब भोजन खाते हो, ठीक है, तो आपका पेट क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है, पहला तो सही है। बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांतर बड़ी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए कार्निवोरस लाइक टाइगर इज लॉन्ग। क्या ये बात सही है? देखिए, बाघ जैसे मांसाहारी की अक्षुद्रांतर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस लाइक टाइगर इज ए लॉन्ग। लॉन्ग नहीं, हम क्या बोल देंगे, देखिए मुंह से आपके भोजन को गर्सिका, या जिसको आप इसोफेगस बोलते हैं, तो मुंह से आपके भोजन को स्टोमक तक लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, गर्सिका, जिसको आप इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, वहां पे जो अमाशय है वो क्या होता है, स्टोमक जो होता है एक बहुत बड़ा अंग होता है। ठीक है, जो भोजन के आने पर क्या हो जाता है, फैल हो जाता है। जैसे घास खाने वाले शाकाहारी जो पशु हैं, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी अक्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, जबकि जो बाघ है वो मांसाहारी है, तो उसकी जो अक्षुद्रांतर है वो छोटी होती है भाई। ठीक है, लॉन्ग नहीं होती है। बाघ जैसे मांसाहारी की अक्षुद्रांतर बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी जो आंत है वो छोटी होती है। तो ये गलत है इसके अंदर, केवल और केवल पहला सही है। ठीक है, अक्षुद्रांतर आप बोल सकते हैं इसकी क्या होती है, बड़ी, बड़ी होती है। बाघ जैसे अब बड़ी नहीं होती भाई, छोटी होती है, छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं होती हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। भाई इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चलेगी अभी, क्योंकि अभी आपका ये पूरा का पूरा 10th क्लास का एनसीईआरटी चल रही है। अभी लास्ट यही बचा है 10th क्लास की एनसीईआरटी। हो सकता है आपकी ये, मैं बात करूं 4 से 5 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन मान के चलिए कि 5 दिन में आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके की, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, रात को 9 बजे आपको डेली मॉक टेस्ट लाइव मिलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।